नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 16 के बारे में। जी हाँ, इस सीरीज का सेट नंबर 16 है। सीरीज का नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020 और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो अपकमिंग आपका यूजीसी नेट आ रहा है, चाहे वो नवंबर में हो या चाहे जनवरी में या फरवरी में हो। इस सीरीज के अंदर हम लोग 10 MCQs करते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं और पीडीएफ भी फिर आपको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस सीरीज देखनी है तो मैं आई बटन पे लगा रहा हूँ, 15 जो सेट हमने किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस सीरीज की खास बात यह है कि बेसिकली यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट मॉडल्स एंड उनके ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके यूजीसी नेट ज्योग्राफी के अंदर 10 यूनिट्स हैं और काफी सारे यूनिट्स के अंदर बेसिकली काफी सारे मॉडल्स हैं। जैसे पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर मॉडल्स हैं, पॉपुलेशन से, माइग्रेशन से, सेटलमेंट के अंदर लैंड यूज से मॉडल्स हैं। उसके बाद अलग अलग थ्योरी से, जैसे उसके बाद यूनिट 6 आपकी है, उसके अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर मॉडल्स हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर मॉडल है, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर मॉडल्स हैं और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर भी मॉडल्स हैं। तो काफी सारे मॉडल्स हैं और इनको पढ़ने का मूल मंत्र यह है गाइस कि आपको सिर्फ पिन पॉइंटेड चीजें याद रखनी है। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप कोर्स कवर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी आपको 3-4 महीने का टाइम मिलता है और उसके अंदर फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है आज ये हम करने वाले हैं सेट 16 के अंदर इंपॉर्टेंट मॉडल्स 10 क्वेश्चन हम करेंगे और उनके ज्योग्राफर्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत मॉडल्स के बीच में भी जानेंगे। अगर आपको मॉडल्स डिटेल में पढ़ने हैं, उनके कंसेप्ट जानने हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी और यहाँ पर आपको इस सीरीज के पीडीएफ मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सीरीज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन वो सब आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में जो हम रिडल्स वगैरह करते हैं रोज, जो पहेलियां वगैरह हम करते हैं रिडल्स ज्योग्राफी की, वो भी जो है आपको इस पीडीएफ में मिलता है। इस चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। ये चैनल जीपी, इसको आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपको रिडल्स करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो फिर आप हमारे रिडल वाले इंटरेक्टिव ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। और रिडल्स कैसी होती है अभी आप देख लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो हमारा इंटरैक्टिव ग्रुप है, यहाँ पर मैंने एक रिडल पोस्ट की थी। ये बेसिकली मेरा इंटेंट है कि आपको मैं एक्सक्यूज मी तो पिक्चर से भी मैं आपको जो है मैं पढ़ा पाऊं कुछ। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर मैं बोलूंगा और मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तो वो मोनोटोनस हो जाता है। तो कुछ चीजें आपको पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, कुछ एक अलग फॉर्मेट के अंदर भी जानी चाहिए। तो ये मैंने बेसिकली एक बीच की फोटो लगाई है, आप देख सकते हो। एक शिप है, ये कोई एक सी है और मैंने जो है वो इसका रिडल ये दिया है, थोड़ा मैप बेस्ड है और इसके अंदर मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने बोला कि आप हैं गोवा पर, यू आर एट गोवा एंड यू स्टार्टेड सेलिंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन, यानी कि गोवा से आप वेस्टवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। और वेस्टवर्ड डायरेक्शन करते करते आप किसी गल्फ के अंदर एंटर करते हैं। गल्फ में एंटर होने के बाद अब आप नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में सेल करते करते फाइनली आप एक ब्यूटीफुल से बीच में, इस बीच पे आप आ जाते हैं। इस बीच का नाम है पोर्ट सेट, ठीक है। और आपको बताना है कि बेसिकली ये जो सागर है ये कौन सा है, विच सी इज दैट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ ही नहीं पाए इस चीज को, आप डिड्यूस ही नहीं कर पाए। ये बेसिकली एक डिडक्टिव अप्रोच थी। इसके अंदर बेसिकली करना ये था कि बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन था, इन इंफॉर्मेशन को आपको देखकर डिड्यूस करना था चीजों को। अब काफी सारे लोगों ने मतलब स्टैंड अपार्ट, यानी कि पोल्स अपार्ट आंसर दिया है, ठीक है। आप गोवा में हो, आप गोवा से वेस्टवर्ड जा रहे हो, तो फिर आप अरेबियन सी में कैसे हो सकते हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। काफी सारे लोगों ने अरेबियन सी इसका जवाब दिया है, ठीक है। गोवा में हो, गोवा से अगर आप वेस्टवर्ड जा रहे हो, वेस्टवर्ड अगर आप सेल करते करते किसी गल्फ से टकराते हो, गल्फ के अंदर आप एंटर करते हो और उसके बाद आप नॉर्थ वेस्टवर्ड जाते हो और फाइनली आप किसी बीच के अंदर आते हो, उस बीच का नाम है पोर्ट सेट। तो आप कहां पर हो, तो आपको सिर्फ एक ही दिमाग लगाना था, सिर्फ पोर्ट सेट आपको सर्च करना था कि भाई पोर्ट सेट कहां पर है और उसके पास कौन सा सी है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसका आंसर है मेडिटेरियन सी। अब देखो कैसे है, ये है गोवा, गोवा से आप वेस्टवर्ड सेल कर रहे हो। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। अगर आप गोवा से वेस्टवर्ड जा रहे हो, ठीक है, और वेस्टवर्ड जाते जाते अगर आप किसी गल्फ के अंदर एंटर करते हो, मैंने कहा गल्फ के अंदर आपने एंटर किया और एंटर करने के बाद फिर आप नॉर्थ वेस्टवर्ड, इसी को नॉर्थ वेस्टवर्ड कहा जाता है। ये भी इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही है। नॉर्थ वेस्टवर्ड सेल आप कर रहे हो, इस तरह से यूं सेल कर रहे हो और सेल करते करते आप यहां पर फाइनली किसी एक सुंदर से पोर्ट के अंदर आ जाते हैं, उसका नाम है पोर्ट सेट। ये जो है वो पोर्ट सेट है, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है कि भाई पोर्ट सेट जो है फिर वो कौन सा सी आपके सामने है। तो ये बेसिकली मेडिटेरियन सी है गाइस। मुझे समझ भी नहीं आया कि आप लोगों ने कैसे जो है इसको डिड्यूस नहीं कर पाए। बीइंग थोड़ा सा मैंने चढ़ा दिया शायद आपको आज, मैंने बोल दिया ज्योग्राफर्स और आप इसको डिड्यूस नहीं कर पाए, पता नहीं कैसे, जबकि ये बहुत ही सरल सी पहेली थी। आपको सिर्फ पोर्ट सेट जो है वो सर्च करना था और आपको फिर पता पड़ जाता है ये गोवा है। गोवा से वेस्टवर्ड चले, वेस्टवर्ड चलने के बाद मैंने बोला कि आप किसी गल्फ के अंदर एंटर हुए, ये गल्फ ऑफ एडन आ गया। गल्फ ऑफ एडन के अंदर एंटर करते करते फिर आप नॉर्थ वेस्टवर्ड सेल करने लग गए, ये नॉर्थ वेस्टवर्ड सेल है, रेड सी। उसके बाद अब एट द एंड मैंने क्या बोला, यू फाइनली एंड अप एट दिस ब्यूटीफुल बीच ऑफ पोर्ट सेट।
पोर्ट सेड का ब्यूटीफुल बीच है। ये पोर्ट सेड यहाँ पर है, ठीक है। और अगर अब मैं जूम करना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, देखो ये जो है यहाँ पर पोर्ट सेड है बेसिकली, जो मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। और आपको बताना था कि विच सी इज दैट, तो ये मेडिटेरियन सी है भाई। आप पता नहीं कैसे नहीं कर पाए इसको, तो देखते हैं किन किन लोगों ने जवाब दिए। देखो जीशान राव ने रेड सी बोला, मिनी रस्तोगी ने अरेबियन सी बोला है, उसके बाद फिर उसके बाद तो मुंबई पोर्ट बोल दिया वापस से, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया मुझे। अर्पिता ने अरेबियन सी, उसके बाद शोशोबना ने अरेबियन सी, महिमा ने रेड सी, मनीषा ने रेड सी, साउथ ऑफ अरेबियन पेनिसुला, गल्फ ऑफ ओमान बोल रहे हैं। एक देखो गल्फ ऑफ ओमान तो यहीं रह गया, ये है गल्फ ऑफ ओमान। अगर आप गुजरात से वेस्टवर्ड सेल करोगे तो गल्फ ऑफ ओमान में आओगे, अगर आप गोवा से वेस्टवर्ड जा रहे हो तो आप गल्फ ऑफ एडन में आओगे, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी ने रेड सी कहा है, शुभजीत ने भी रेड सी कहा है, पता नहीं कैसे। उसके बाद अलका ने रेड सी, फिर आलिया ने रेड सी, मेघा ने रेड सी, ज्योति चक्रवर्ती ने रेड सी, सुष्मिता ने भी अरेबियन सी कहा है, उसके बाद संजीव ने भी रेड सी कहा है, और बाकी लोगों के तो जवाब ही नहीं आया, गुड मॉर्निंग ही नहीं हुई इन लोगों की। तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि कैसे आप लोग जो है नहीं कर पाए। वेरी इजी क्वेश्चन था ये। यू वर एट गोवा, गोवा से आप वेस्टवर्ड सेल कर रहे हो, वेस्टवर्ड सेल करते करते आप किसी गल्फ के अंदर एंटर करते हो, गल्फ में एंटर करने के बाद आप फिर नॉर्थ वेस्टवर्ड सेल करते हो, इस तरह से नॉर्थ वेस्टवर्ड सेल करते हो, एंड यू फाइनली एंड अप दिस ब्यूटीफुल बीच ऑफ पोर्ट सेड। अब आपको पोर्ट सेड ही सर्च करना था नेट पे जाके, और आपको पता पड़ जाता कि भाई ये कौन सा सी है। तो ये बेसिकली मेडिटेरियन सी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह की रिडल जो है मैं दूंगा भी, और ताकि आपका मैप बेस्ड नॉलेज भी क्लियर हो। इंटरव्यू के अंदर आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्योग्राफिकल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और किताबी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि भाई नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, भाई रेड सी कहाँ पर है, गोवा कहाँ पर है, गोवा से मैं वेस्ट जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से मैं एंटर करूंगा, गल्फ कैसा होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डोंट गेट डिसहार्टेंड, अगली बार जो रिडल देंगे आई होप आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग मैं बता दूं हमारा यूजीसी नेट का ज्योग्राफी बैच चल रहा है, और जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था और मैंने वीडियो के अंदर कहा है कि गाइस नवंबर में भी एग्जाम शायद नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में कहा तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई अक्टूबर के अंदर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो अब नवंबर के अंदर जो डेट दी है, नवंबर दिसंबर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मे भी नवंबर के अंदर भी नहीं होगा ये एग्जाम, एट दी एंड जनवरी या फेब के अंदर होगा। तो आपके पास सुनहरा मौका है, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नेट या जेआरएफ निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बना रखा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। ये सारी डिटेल्स में दे रखी है, और एंड के अंदर भी मैं डिटेल दूंगा, और साथ में हमने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी रखी है। कंप्लीट 10 यूनिट्स की कोर्स कवरेज यहाँ पर है, विद वीडियोस एंड पीडीएफ्स एंड मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम करने वाले हैं आज के 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मॉडल्स और इनके ज्योग्राफर्स के बारे में। इसका स्केड्यूल वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, टाइमर चलेगा, और उसके बाद आपको टाइमर के अंदर जवाब देना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये भाई इसका आंसर क्या है, और जहां जहां विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होगी वो भी हम करेंगे। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि भाई हु गेव द 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन। बताइए 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन जो है वो किसने दिया है, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी क्लीशे क्वेश्चन, कई बार आता है ये क्वेश्चन। 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन, कई बार आपसे ये पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन के अंदर नहीं है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारा जो मॉडल है हमने डिटेल के अंदर कवर किया है हमारे कोर्स के अंदर, 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, तो उसका आंसर है नन ऑफ दीस, क्योंकि 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन जो है गाइस ना तो जिप ने दिया है, ना स्टॉफर्ड ने दिया है, ना जेलेंस्की ने दिया है। ये दिया है बेसिकली किसने दिया है, रेवेस्टीन ने दिया है। रेवेस्टीन के 10 लॉज ऑफ माइग्रेशन है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से कुछ 10 लॉज हैं, उसके अंदर उन्होंने अलग अलग बताए हैं माइग्रेशन के बारे में कि भाई माइग्रेशन जो होता है वो स्टेप वाइज होता है, माइग्रेशन के अंदर फीमेल का प्रीपोंडरेंस होता है, जो माइग्रेशन होता है वो छोटे डिस्टेंस पे होता है, डिस्टेंस डिके लॉ के बारे में बताया। तो ये कंप्लीट थ्योरी जो है हमने हमारे कोर्स के अंदर कवर की है। इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स यू आर ऑलवेज वेलकम। यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर भी लिख रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट मॉडल जो है वो किसने दिया है, बताओ। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट मॉडल जो है वो किसने दिया है, बताओ। कमेंट करो ABCD क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, और इसका सही आंसर है जेके जिफ, जॉर्ज किंग्सले जिफ ने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट दिया था। ये भी बेसिकली माइग्रेशन मॉडल्स के अंदर ही है, इसको हमने कवर किया था हमारे बैच के अंदर। बेसिकली मॉडल ये बोलता है कि भाई जो इंसान है वो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से जो है वो कुछ है कि भाई जब माइग्रेशन की बारी आती है तो इंसान जो है वो कम से कम एफर्ट लगाना चाहता है। वो ये मानता है कि भाई मेरा काम जो है वो कम डिस्टेंस के अंदर हो जाए। बेसिकली यही जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जो है वो अलग अलग सिनेरियो के अंदर होता है, तो माइग्रेशन भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो कवर हुआ है। जॉर्ज किंग्सले जिफ ने जो है ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट दिया है। वो ये बोलते हैं कि भाई माइग्रेशन जो होता है जब वो इंसान माइग्रेट करता है तो वो हमेशा शॉर्टर डिस्टेंस को ऑप्ट करता है बजाय लॉन्गर डिस्टेंस के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्टिकुलर सेक्टर वुड हैव द यूनिफॉर्म लैंड यूज पैटर्न। ये किसने दिया है मॉडल, बताओ। इस तरह की जो बात है वो किसने कही है कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर है तो वहां पर यूनिफॉर्म लैंड यूज देखने को मिलेगा। तो ये किसके मॉडल में हमें देखने को मिलता है, बताओ।
कमेंट करो फटाफट से। ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि किसी में से भी नहीं है। ये बेसिकली है वेज सेक्टोरल मॉडल गिवन बाय हाइट। ठीक है, यहां पे आप देखोगे ये जो आप देख रहे हो ये वेज सेक्टोरल मॉडल है, ये गिवन बाय हाइट है। और बेसिकली अलग अलग मॉडल्स है इसके अंदर, कॉन्सेंट्रिक मॉडल है, सेक्टोरल मॉडल है, मल्टी न्यूक्लियर मॉडल है। ये भी हमने कवर किया है कॉम्प्रिहेंसिवली अपने बैच के अंदर। तो सेक्टोरल मॉडल ये कहता है कि भाई जो अर्बन लैंड यूज है बीच में सीबीडी है, और सीबीडी से जो है वो अलग अलग सेक्टर्स निकलते हैं लैंड यूज के, और हर एक सेक्टर के अंदर एक ही तरह का यूनिफॉर्म लैंड यूज हमें देखने को मिलता है और वो अलग अलग है। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई सेक्टर 1 के अंदर क्या है, सेक्टर 2 के अंदर क्या है, सेक्टर 3 के अंदर क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। और मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बर्जिस ने बात की है कॉन्सेंट्रिक मॉडल के बारे में, हाइट ने बात की है सेक्टर मॉडल के बारे में, और हैरिसन अल्मन ने बात की है मल्टी न्यूक्लियर मॉडल के बारे में, यानी कि मल्टीपल सीबीडी के बारे में बात की है। ये सब हमने हमारे बैच के अंदर कवर किया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, द अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस जो है वो क्या बताता है? इट स्टडीज व्हाट? अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस जो है वो क्या स्टडी करता है? ये भी आपका मॉडल है ज्योग्राफी के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर ही है ये। तो अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस जो है वो क्या स्टडी करता है, बताओ। ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर होगा गाइस डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस जो है वो सब कुछ कवर करता है। अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस का जो है वो डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जहां पे तीन चार पैरामीटर्स लिए जाते हैं, जैसे एथनिक स्टेटस, फैमिली स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस और फिजिकल स्पेस जो है ही वो। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं और ये बेसिकली बता रहा है किसी अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन का लैंड यूज पैटर्न कैसा है। एक तो होता है कि भाई किसी अर्बन एरिया के अंदर लैंड यूज पैटर्न कैसा है, वहां पर किस तरह से सीबीडी कहां पर बने हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया कहां पर है, लो क्लास रेजिडेंशियल कहां पर है। लेकिन ये जो मॉडल है वो बताता है कि भाई किसी अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से जो है पैटर्न बनाती है। तो भाई इतने स्टेटस होगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। फैमिली स्टेटस जो होगा, फैमिली स्टेटस अगर हम देखते हैं तो फिर वो कॉन्सेंट्रिक मॉडल बनेगा। अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो फिर वो इस तरह से सेक्टोरल मॉडल बनेगा। इसको भी हमने हमारे बैच के अंदर डिटेल में कवर किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Who gave the 5 rule model of an edge city? बताओ, कोई भी एज सिटी कब कहलाता है, उसके लिए 5 रूल दिए हैं, इनमें से किसने दिए बताओ। कमेंट कीजिए फटाफट से। कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या होगा ABCD। ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर है गाइस सी, जोएल गैरियो। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि भाई एच सिटी क्या होता है। एच सिटी बेसिकली क्या होता है, देखो ये जो मेन सिटी है, जब इस मेन सिटी से बिजनेस, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट जो है, इस तरह की सर्विसेज जो है वो बाहर निकल के किसी सिटी के पेरिफेरी में आ जाती है, यानी कि इसकी चारों तरफ आ जाती है, यहां पर इस तरह से पेरिफेरी में आ जाती है, तो उसको हम एज सिटी कहते हैं। और ये नॉर्मली ये कंसेप्ट जो है वो यूएसए से आया है। यूएसए में ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, किसी पर्टिकुलर जो है बहुत बड़ा सिटी एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जब वहां से चीजें निकल के स्कैटर होकर बाहर पेरिफेरी में जो है वो बनने लग जाती है, तो उसको हम एज सिटी कहते हैं। तो कोई एक एज सिटी कब कहलाएगा, उसको जोएल गैरियो ने 5 उसके लॉस दिए हैं, और वो लॉज जो है वो हमने हमारे मॉडल अपने बैच के अंदर कवर किए हैं। उनमें से जैसे मॉडल्स ये हैं कि भाई वो लॉज ये बताते हैं कि भाई एच सिटी के अंदर कंपैरेटिवली एरिया कितना होना चाहिए, और वहां पर जो है वो वर्क प्लेस ज्यादा होने चाहिए, बेडरूम्स कम होने चाहिए, ठीक है। एक बहुत बड़ा इसके अंदर आता है कि भाई देयर हैज टू बी मोर ऑफिस प्लेसेस देन द बेडरूम्स। उसके बाद ऑफिस प्लेसेस का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे 5 ऐसे उसके अंदर रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, टू बी कंसिडर्ड एनी एरिया एज अ एज सिटी। तो ये बारे को ध्यान रखनी, जोएल गैरियो ने किया है, और ये मॉडल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने हमारे बैच के अंदर किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द वेज रेट। बताओ, वेज रेट पे आधारित पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी है बताओ। ABCD, कमेंट कीजिए फटाफट से। पॉपुलेशन थ्योरी बहुत सारी है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, समझना होता है और इसका सही आंसर होगा गाइस नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। माल्थस ने अपनी अलग थ्योरी दी है, सैडलैंड ने अपनी अलग थ्योरी दी है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे दी है, माल्थस ने अपना माल्थस ट्रैप समझाया है, ठीक है। एडम स्मिथ ने कोई पॉपुलेशन थ्योरी नहीं दी है। एक इसके अंदर ज्योग्राफर है डेविड रिकार्डो, ठीक है। रिकार्डो ने बेसिकली अपनी जो पॉपुलेशन थ्योरी बताई है वो बताई है वेज रेट और अमाउंट ऑफ लेबर से। वो ये कहते हैं कि भाई अगर वेज रेट बढ़ जाएगा तो फिर अमाउंट ऑफ लेबर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वेज रेट बढ़ जाएगा तो फिर लोग बाग ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और उसका एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये जो पूरी थ्योरी है कॉम्प्रिहेंसिवली, ये भी हमने अपने हमारे बैच के अंदर कवर की है। तो ये जो थ्योरी है, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग अपने पॉपुलेशन मॉडल्स बताए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन द फूड सप्लाई एंड रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ, कुछ बता रहे हैं डेंसिटी से रिलेटेड जो है, और डेविड रिकार्डो ने बेसिकली वेज रेट को आधार मानते हुए और अमाउंट
अमाउंट ऑफ लेबर को आधार मानते हुए इस तरह से अपने ग्राफ से जो है उन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी समझाई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एक्यूमुलेशन। मार्केट के अंदर जितना पूंजी बढ़ेगा, जितना पूंजीवाद बढ़ेगा, उतना वेज रेट ज्यादा बढ़ेगी और उससे जो है पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, और जब वेज रेट कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस बुक द आइसोलेटेड स्टेट जो है वो क्या बताती है? बताओ। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। आइसोलेटेड स्टेट जो है वो क्या बताती है? बताओ। कमेंट कीजिए बेटा से, बताइए क्या होगा। आइसोलेटेड स्टेट क्या बताती है? ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है बी, एग्रीकल्चरल लैंड यूज। ये बेसिकली वॉन थ्यूनेन की किताब है। यहां पे आप देखोगे ये वॉन थ्यूनेन की किताब है आइसोलेटेड स्टेट, और इस तरह से इन्होंने फिर एग्रीकल्चरल लैंड यूज बताया है। ये मॉडल आपके एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के अंदर है, और इसके अंदर बेसिकली इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड यूज बताया कि भाई कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक फार्म लैंड है या कोई भी एक विलेज है, वहां पर किस तरह से लैंड यूज पैटर्न होता है। और यहां पर आपको बेसिकली सिर्फ ये याद नहीं रखना है, इसके अंदर इकोनॉमिक रेंट का भी कंसेप्ट है, बिड रेंट का भी कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में हमने हमारे बैच के अंदर कवर की है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि भाई बताओ कि अकॉर्डिंग टू द वॉन थ्यूनेल कि भाई लास्ट सेक्टर में क्या हो रहा है, जोन 5 के अंदर क्या हो रहा है, जोन 6 के अंदर क्या हो रहा है। क्वेश्चन इकोनॉमिक रेंट से और बिड रेंट कर्व से भी आते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है। ये जो किताब है द आइसोलेटेड स्टेट लिखी गई है, वॉन थ्यूनेन ने लिखी है इसको, और इसके अंदर बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड यूज बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडस्ट्रियल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मैट्रिक्स जो है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी जो है अलग अलग ज्योग्राफर्स ने दी है, लेकिन बिहेवियरल मैट्रिक्स के आधार पर किसने बताया है इंडस्ट्रियल लोकेशन? बताओ। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, बताओ किसने बताया इंडस्ट्रियल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मैट्रिक्स? कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समझ में होता है, और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर है एलन प्रैट। जी हाँ, एलन प्रैट ने बेसिकली अपना बिहेवियरल मैट्रिक्स दिया है, और इस बिहेवियरल मैट्रिक्स से इन्होंने बेसिकली इंडस्ट्रियल लोकेशन बताया है। वो ये कहते हैं कि भाई बेसिकली आपको, अगर आपको ध्यान हो कि ज्योग्राफिकल जब हमारा एवोल्यूशन हुआ था ज्योग्राफिकल थॉट का, तो उसमें बिहेवियरलिज्म भी आया था। किर्क नाम के एक ज्योग्राफर है जिन्होंने बिहेवियरलिज्म को जो है वो स्टार्ट किया था। वो ये बोलते हैं कि भाई इंसान का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है उसके डिसीजन मेकिंग पे, उसके दिमाग में बन रहे मेंटल मैप से। तो जितनी उसकी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, जिसके पास उतनी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है। तो भाई कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसको उसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर नॉलेज अच्छी है, उसके पास नॉलेज का भंडार है, तो फिर वो ज्यादा बेहतर डिसीजन लेगा, और अपनी जो वो इकोनॉमिक यूनिट या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाह रहा है तो वो और अच्छे से लगा पाएगा। तो उसको उन्होंने बेसिकली एक बिहेवियरियल मैट्रिक्स से बताया है, जिसको हम अपने पूरे बैच के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ तो बेसिकली मैंने आपको ये डायग्राम से बता दिया और ब्रीफ कर दिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया कॉस्ट कर्व थ्योरी जो है वो किसने दी है? बताओ। एरिया कॉस्ट कर्व थ्योरी, ये भी थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन ही है, बताओ किसने दी है? एरिया कॉस्ट कर्व थ्योरी। कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समझा समाप्त, और इसका सही आंसर होगा बी, डी एम स्मिथ ने जो है बेसिकली एरिया कॉस्ट कर्व थ्योरी दी है, और ये इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर वन ऑफ द थ्योरी है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवर्ड प्राइस जो है वो किसकी थ्योरी के अंदर मेंशन्ड है, यानी कि किसके मॉडल के अंदर ये डिलीवर्ड प्राइस जो है वो मेंशन्ड है? बताओ क्या होगा इसका आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवर्ड प्राइस। कमेंट कीजिए फटाफट से, ABCD। ऑलराइट, समय होता समाप्त, और इसका सही आंसर होगा गाइस ए, हूवर का जो मॉडल है उसके अंदर डिलीवर्ड प्राइस के बारे में बात की गई है। डिलीवर्ड प्राइस बेसिकली वो प्राइस है जो गुड्स आपके डोर स्टेप तक पहुंच रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ लेबर भी इन्वॉल्व है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है। यानी कि जो फाइनल प्राइस लग रही है, आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं और उसके अंदर 40 रुपए डिलीवरी प्राइस लग जाती है, तो वो जो 100 रुपए की चीज़ है वो 140 रुपए की हो जाती है, तो वो आपकी डिलीवर्ड प्राइस है 140 रुपए का पड़ रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 100 रुपए है। तो डिलीवर्ड प्राइस जो है वो बता रहे हैं कि भाई हूवर जो है वो डिटरमाइन करती है इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर। इसके अंदर बाकी सारी चीजें नहीं होती, जो मेन डिटर्मिनेंट है फॉर एनी इंडस्ट्री टू सेट अप इट्स लोकेशन इज द डिलीवर्ड प्राइस, और ये इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर डिटेल में बताया, जो हम कवर करेंगे हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर, और ये बेसिकली हूवर ने दिया है। तो गाइस ये हमने कर लिए 10 क्वेश्चन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 10 क्वेश्चन है, और ये बेसिकली
नॉर्मली जो है वो हमने प्रैक्टिस के अंदर नहीं देखे हैं। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दिया, आपको याद हो गया कि भाई कौन सा मॉडल किसने दिया है, थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए आपको, वो आपको हर जगह पे हेल्प करेगा, आपके इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प करेगा, सब जगह हेल्प करेगा, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दे रखा है। और गाइस अब हम बात करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। और मैं देख रहा हूं कि भाई क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो काफी कम लोग कमेंट कर रहे हैं। कहां गए वो सारे लोग जो क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत अच्छे से कमेंट करते थे स्टार्टिंग के अंदर? आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको करना पड़ेगा आंसर, तभी जो है आपकी चीजें याद होंगी, जितना ज्यादा आप जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पेपर 1 के अंदर आप पढ़ते हैं कि टीचिंग इज अ नॉट अ यूनिलैटरल प्रोसेस। इसके अंदर फीडबैक आना बहुत जरूरी है, तभी ये जो पूरी साइकिल जो है वो कवर होती है। तो हु इज द फादर ऑफ चाइनीज ज्योग्राफी? इसका आंसर है ए, फीस हिजियो जो है, या फीस सिउ जिसको बोलते हैं, ही इज द फादर ऑफ चाइनीज ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, और ये है बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट लोकेशन जो है वो किसने दिया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और लाइव चैट में कोई नहीं देगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट लोकेशन किसने दिया है आपको बताना है। तो गाइस ये हमने कर लिए हैं 10 एमसीक्यूज और क्वेश्चन ऑफ द डे भी देख लिया है। जैसा कि मैंने कहा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से आ गया है कि भाई अब आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में होगा, और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि भाई नवंबर में भी नहीं होगा, ये एग्जाम जो है एट द एंड जनवरी या फरवरी के अंदर होगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, इफ यू आर डिटरमाइंड योर माइंड, तो वेट मत करो, ज्वाइन करो बेसिकली। और एक कम्युनिटी भी बिल्डअप होगी इसके अंदर। बेसिकली थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं, हमारे ये जो बैच है यूजीसी नेट ज्योग्राफी का, यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वीडियोस मिल रहे हैं डेली, और इसमें आपको लाइव ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियोस को आप टिल दिसंबर या टिल जनवरी जब भी एग्जाम होगा तब आप इसको कंटिन्यूसली देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ मटेरियल मिल रहा है जिसके अंदर पूरे कोर्स कवरेज की 96% कवरेज है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है ये, जो और ये पिन पॉइंटेड है। आपको चीजें जो याद करनी है वही मैंने लिखी है, और इसके अलावा साथ में मैंने मॉक टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड किया है, जो वीकली होता है हमारा, जिसके अंदर रिविजन भी होता है और आपका इवैल्यूएशन भी होता है। डांट भी पड़ती है काफी सारे लोगों को जो स्कोर नहीं करते, तो हमारे टेस्ट डिस्कशन वीडियो के अंदर मैं डांटता भी हूं ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ें और आपको मोटिवेशन भी मिले। तो ये है हमारे बैच, और इसके अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म भर सकते हैं। डेमो लेक्चर आप जरूर देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़ेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल डेमो लेक्चर के अंदर है, गूगल ड्राइव पे कैसे चलेगा आपको पता पड़ जाएगा, और आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये बैच कैसे चलता है। और पेमेंट के अंदर मैंने रखी है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सारी चीजें स्टूडेंट सेंट्रिक हैं बिल्कुल। मैं चाहूंगा अभी जो नेक्स्ट जेआरएफ या नेक्स्ट यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा उसमें आप अपना, अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जरूर आप एटलीस्ट नेट तो निकालें ही निकालें, और अगर आप कॉम्पिटेंट इनफ है तो आप जो है वो जेआरएफ भी निकाल सकते हैं इस बैच की मदद से। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल जो सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल लाइव ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है डेमो लेक्चर का लिंक, और जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दे रखा है, इसको आप जरूर करें और डेमो लेक्चर जरूर देखें। आपको पता पड़ेगा कि भाई हम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता पड़ेगा कि एक प्रोफेशनल वे के अंदर पढ़ाई हो रही है, और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन।